हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपका हम एडिटिंग वाला पार्ट ही कर रहे थे, तो एडिटिंग वाले ही पार्ट में हम आगे चलते हैं। तो कई बार क्या होता है हमारे साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है। ये आप देख रहे हो नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। आपके अगर नंबर में बहुत सारे डिजिट्स हो जाते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है। आप चाहे इस कॉलम को जितना मर्जी बड़ा छोटा कर लीजिए, आपको ये नंबर ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जो है मेरे जो डिजिट्स हैं वो 12 हो चुके हैं। There are 12 digits in this number, but it is not showing all digits. It can show the number if it has maximum 11 digits. ठीक है, अगर मैक्सिमम 11 डिजिट्स हैं तब तो सही है। 11 से ज़्यादा 12 होते ही आपका ये नंबर चेंज हो रहा है, इस टाइप से इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो नोट, वी कैन शो ऑल डिजिट्स इन ए नंबर बाय इंसर्टिंग सिंगल कोट एट द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपका नंबर बहुत बड़ा है, 12 डिजिट्स का है, 15 डिजिट्स का है, क्योंकि कई बार हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 15 डिजिट्स के होते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा नंबर लिखने से पहले सिंगल कोटेशन मार्क लगाओ। अपोस्ट्रोफ साइन होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, अपोस्ट्रोफ साइन लगाते हैं, वो सिंगल कोट वाला जो ऊपर वाला होता है, वो साइन आप यूज़ करो। उसके बाद अपना नंबर लिखना स्टार्ट करो, तो गारंटीड आपका नंबर पूरा दिखाई देगा जैसे ये देखो। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ, ये सिंगल कोट मार्क इसमें दिखा रखा है, देखो ये जो मैंने ग्रीन कमेंट लिखा है इसमें इंसर्शन ऑफ, ये ऊपर की और एक सिंगल कोट है, इंसर्शन ऑफ सिंगल कोट एट द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। तो ये स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद नंबर लिखना स्टार्ट करो, आपका नंबर पूरा डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसे वो एक टेक्स्ट की तरह मान लेगा। अगर आप सिंपल नंबर की तरह करोगे तो इतनी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वो नहीं लेता, उसकी भी एक रेंज होती है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार क्या होता है, हम कभी कोई डेट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, हियर आई एम टाइपिंग डेट इन ए सेल, लेकिन जैसे ही मैं डेट लिखने के बाद सेल पॉइंटर को उससे बाहर लेके जाऊँगा तो देखो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो गया, क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, नंबर फॉर्मेट में है। आप चाहो तो इसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो नहीं तो इसका भी एक सोल्यूशन है, आप सिंगल कोट मार्क स्टार्टिंग में लगाओ, उसके बाद डेट लिखो। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। इस टाइप के डाटा को ये एक टेक्स्ट फाइल की तरह, टेक्स्ट डाटा की तरह लेगा, और टेक्स्ट डाटा में हम सिंगल कोट मार्क के साथ लिखेंगे तो हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चले। इफ़ यू आर अनेबल टू टाइप द करेक्ट डेट, नंबर, टेक्स्ट एक्सेट्रा, सिंपली इंसर्ट सिंगल कोट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेल कंटेंट। मैंने वही कहा है कि अगर किसी के कारण से आप डेट या कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं लिख पा रहे तो सिंगल कोट मार्क को स्टार्टिंग में लिखिए, उसके बाद बाकी के आप डाटा को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ये डेट है, अगर आप इसके फॉर्मूला बार में देखते हो तो फॉर्मूला बार में पहले सिंगल कोट मार्क लगा रखा है, उसके बाद डेट लिख रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रखा है, इक्वल सम C2 से लेके मुझे E2 कॉलम तक सम करना है, वो फार्मूला लगा रखा है, सब फॉर्मूल्स वगैरह लगे हुए हैं, सारा डाटा मेरा पूरा है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग सेल C2। देखो C2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो C2 के जो C2 सेल है, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ग्रीन रेक्टेंगल है। ये ग्रीन रेक्टेंगल ये बता रहा है कि ये 78 न्यूमेरिक न बन के एक टेक्स्ट है, मतलब 78 एक करेक्टर है, टेक्स्ट है, करेक्टर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है। तो हो सकता है कि इसका असर फार्मूले पर भी पड़े, फार्मूले में वो चीज़ हम ना हो रही हो। अब देखो खुद ही आप देख लो, अगर मैं 76 और 69 को जोड़ूँ तो 145 आता है, जबकि इसमें 78 को ऐड नहीं किया जा रहा। जबकि फार्मूला में हमने क्या लगाया था, फार्मूला में हमने लिखा था इक्वल सम C2:E2, फिर भी C2 को इसमें सम नहीं किया जा रहा। इसका कारण यह है कि C2 को वो एज ए टेक्स्ट या एज ए करेक्टर स्ट्रिंग मान रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग सेल C2 कंटेंट्स जो कि 78 है इन द फार्मूला, बिकॉज इट इज़ ट्रीटिंग 78 नॉन न्यूमेरिक है, इसको नॉन न्यूमेरिक मान रहा है, न्यूमेरिक नहीं मान रहा। देयर मे बी मैनी नंबर ऑफ दिस टाइप, बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं ऐसे। नो व्हाट टू डू, सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या करेंगे इसके लिए। तो आप सिंपली जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को नोट कर लें और ऐसा ही करने की कोशिश करें। मैंने 1 किसी भी सेल पे टाइप कर लिया, एक अलग सेल पे मैंने एक 1 को टाइप कर लिया, टाइप 1 इन एनी सेल, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इट। कंट्रोल C से भी आप कॉपी कर सकते हो, शॉर्टकट की है, नहीं तो हमने वो पढ़ा ही था,
होम टैब में जाके कॉपी वाले टूल पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स विच यू वांट टू कन्वर्ट इन न्यूमेरिक। उसके बाद मैं ये सारे कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया था, 1 लिखा था, 1 टाइप किया था एक अलग सेल पे, उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने जिन सेल्स को न्यूमेरिक बनाना है उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ इन्वॉक पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। उसमें हमने ऑप्शन पढ़े थे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उसमें हम मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में। जैसे कि ये मेरा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई को सिलेक्ट किया। ओके करते ही क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज़ मेरी 1 से मल्टीप्लाई होगी। कोई भी टेक्सचुअल वैल्यू जो कि एक्चुअल में वो न्यूमेरिक ही है लेकिन टेक्स्ट में है, अगर मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई में बन जाती है। तो 78 टेक्स्ट था, है तो न्यूमेरिक था लेकिन वैसे ही टेक्स्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूमेरिक वैल्यू बन गई। और अब देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। पहले 76 और 69 प्लस हो रहे थे, लेकिन अब तीनों को ही प्लस कर दिया उसने, सम कर दिया तीनों का ही। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई इस टाइप की दिक्कत आ रही हो, कोई फॉर्मूले में गलती हो रही हो, कोई टेक्सचुअल कोई न्यूमेरिक डाटा ना मान रहा हो, उसमें नॉन न्यूमेरिक मान रहा हो, तो आप सिंपली 1 लिखो किसी भी सेल पर, उसे कॉपी कीजिए, फिर जिन सेल्स को आपने न्यूमेरिक बनाना है उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल वाले डायलॉग बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, मुझे कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स में ऐड करने हो, जैसे ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग नहीं सॉरी, जैसे मर्सी चांस में या कोई ऐसा, जैसे क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई एग्ज़ाम लिया और उस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत था तो उसके मार्क्स सभी को देने हैं मुझे। ठीक है, तो सभी में मुझे एक पर्टिकुलर मार्क्स ऐड करने हैं, तो वहाँ भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शीट है, रिजल्ट शीट है, तो ये क्या कहना चाहता है, आई वांट टू ऐड 3 टू ऑल द मार्क्स गिवन इन द सेल रेंज। मुझे ये जो सेल रेंज है E2 से लेकर G8 तक, E2 मतलब इंग्लिश के जो मार्क्स है 76 हैं, और G2 मतलब 92 तक, मतलब ऊपर से 76 से लेकर नीचे 92 तक, मुझे हर एक में 3 को ऐड करना है। टाइप 3 इन एनी सेल ऑफ द शीट में कहीं पर भी 3 को टाइप कर लीजिए, फिर उसे कॉपी कर लीजिए, फिर सभी सेल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें मुझे वो ऐड करना है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलिए और उसमें ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो अब मैंने क्या किया, 3 लिखा, उसे कॉपी किया, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, 76 से लेके मैंने सेलेक्ट कर लिया 92 तक, और पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में हमने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं ओके के बटन पे। ओके पे बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, सभी में 3 ऐड हो गए। ठीक है, देखो ऊपर 76 था, यहाँ पे 79 हो गया, अगला 78 था तो 81 हो गया वहाँ पे। तो इस तरीके से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कारण से हमारे से कोई गलती रह जाती है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, एडिटिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ भी किसी भी टाइप की मिस्टेक हो सकती है, और एकदम हमें वो जो लास्ट एक्शन हमने किया है उसको मुझे रिवर्स करना हो, तो हम क्या करते हैं, अंडू के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये अंडू का बटन है, ये जो टूल है सेव, ये ऑफिस बटन के साथ वाला तो सेव है, सेव के साथ अंडू है, और अंडू के साथ दूसरा वाला रीडू है। तो रीडू का मतलब होता है, रीडू मतलब दोबारा रिपीट करना, अंडू का मतलब रिवर्स करना, जो हमने लास्ट एक्शन किया था उससे रिवर्स करने के लिए, और रीडू का मतलब उस एक्शन को दोबारा रिपीट करने के लिए। तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं अगली कमांड करने जा रहा हूँ। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हम करते हैं होम टैब पे क्लिक, उसके बाद क्लियर टूल बटन है यहाँ पे। देखो कट कॉपी पेस्ट में तो क्या होता था, जब हम कट कॉपी पेस्ट करते थे तो हम क्लिपबोर्ड के साथ छेड़खानी करते थे। कट कॉपी में हमारा डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाता था, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट में हम वहाँ से पेस्ट कर लेते थे। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि अगर किसी डाटा को हम क्लियर कर सकते हैं तो क्या वो क्लिपबोर्ड में जाएगा, तो नहीं,
तो हम यहाँ पे क्लियर कमांड का ही यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने होम टैब पे क्लिक किया, ये हमारा होम टैब है, होम टैब पे हमने क्लिक किया और होम टैब में जो रिबन है इसमें यहाँ पे कमांड हमारे पास आती है क्लियर। क्लियर में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स। तो जब हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो कंटेंट्स भी क्लियर होंगे और फॉर्मेट भी क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ओनली फॉर्मेट क्लियर होगा, कंटेंट्स रहेंगे। और क्लियर कंटेंट्स पे करता हूँ तो कंटेंट्स क्लियर होंगे, फॉर्मेट रहेगा। और क्लियर कमेंट्स पे करते हैं तो अगर मैंने किसी सेल पे कमेंट दे रखा है तो वो कमेंट को ओनली क्लियर करेगा। तो फॉर्मेट और कंटेंट्स में तो डिफरेंस समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि मैंने मान लो किसी सेल पे अलग फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी मैंने करना है वो कर रखा है, या फ़ॉन्ट कलर मैंने दे रखा है, उनको बोलते हैं फॉर्मेट। लेकिन कंटेंट्स जो एक्चुअल में हमने लिखा हुआ है, तो कंटेंट्स में सिर्फ कंटेंट्स क्लियर होंगे, फॉर्मेटिंग रहेगी। और फॉर्मेटिंग को क्लियर करोगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन क्लियर टूल बटन, देयर आर 4 ऑप्शन इन द मेन्यू, क्लियर ऑल द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स। अगर क्लियर ऑल करते हैं तो सारे कंटेंट्स और फॉर्मेट्स क्लियर होते हैं। क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो ओनली फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो कंटेंट्स क्लियर होंगे ओनली। क्लियर कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन दिस एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन। देखो ऊपर ऐसा फॉर्मेट था लेकिन इसको सिलेक्ट करके उसने कर दिया क्लियर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसा हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, देखो सब कुछ हट गया इसमें, बोल्ड इटैलिक सब कुछ जो भी मैंने कर रखा था, बॉर्डर कर रखे थे बॉर्डर भी हट गए। तो ये यहाँ पे इसने फॉर्मेट को क्लियर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो फिल सीरीज करने जा रहे हैं, सीरीज को फिल करना। स्टूडेंट्स हमारे पास कई बार क्या होता है, जैसे हम सीरियल नंबर जनरेट करते हैं, मैंने लिखा 1 2, मैं चाहता हूँ कि वो सीरीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट कर दें हम लास्ट में, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। अक्सर में हमारे पास बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं कि जो हमारा जो मतलब वर्क होता है उसको बहुत आसान बना देता है। अब इसमें मुझे जो सीरीज लिखनी है, मैं सीरीज में सिर्फ 2 नंबर्स को लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद उनको आगे ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास पूरी सीरीज आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2, इस सीरियल नंबर में मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, फिर दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब जब दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखना इनके बिल्कुल टॉप राइट मतलब टॉप राइट को सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, जहाँ पे ये लाइन भी जा रही है जो मैंने कमेंट देने के लिए लिखी है, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। इस फिल हैंडल को अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को इस फिल हैंडल पे लेके जाता हूँ तो वो एक थिन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा वो माउस पॉइंटर, और उस टाइम पे मैं इसको ड्रैग करते हुए डाउनवर्ड ले जाता हूँ तो मेरे पास सीरीज ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, ठीक है, जहाँ तक मुझे करनी है सीरीज। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है इसका। अगर आपके पास टेबल पहले से बनी हुई है पूरी और आपने एकदम सीरीज को फिल करना है, एक तो मैंने कहा है कि ड्रैग करके हम नीचे लेके जाएंगे, दूसरा तरीका क्या है, आप इस फिल हैंडल पे ही अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओ, 3 प्लस के साइन में वो चेंज हो जाएगा, उस टाइम पे आप इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली भी सीरीज को फिल कर देगा, ठीक है। वही ये कह रहा है, टाइप फर्स्ट नंबर इन फर्स्ट सेल, टाइप सेकंड नंबर इन सेकंड सेल, जैसे मैंने पहले पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, सिलेक्ट बोथ द सेल्स, दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर, फिल हैंडल ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, वो जो मैंने बॉक्स बताया था बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे, उसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। उस पर माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो ये थिन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे तो हमारी सीरीज फिल हो जाएगी। समटाइम्स वी यूज़ डबल क्लिकिंग आल्सो, मैंने अभी आपको बताया है, अगर मैं उस फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर देता हूँ तब भी हमारी सीरीज फिल हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में इसी तरीके से उन्होंने डेट फिल की है। अगर आपने ऐसे ही डेट्स को लिखना है तो पहली 2 डेट्स लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7/8/2017, उसके बाद मैंने लिखा 8/8/2017। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट साइड में ड्रैग करूँगा तो वहाँ भी इसी टाइप से आगे की सीरीज फिल कर देगा, ठीक है। तो हम डेट्स वगैरह को या नंबर सीरीज को इस तरीके से फिल कर सकते हैं। हमारे लिए एक्सेल ये बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस टाइप की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप देख रहे हो कि इसी टाइप की 2 सीरीज हमारे पास ये भी है। मैंने वहाँ पे लिखा संडे। देखो वहाँ पे तो मैंने एक सीरीज में लिखा था 1 लिखा था, 2 लिखा था, फिर हैंडल से नीचे कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ ऊपर 3 फिर नीचे लिखता हूँ 6 और उनको भी ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी 3 3 ऐड करता चले जाएगा। 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। ठीक है, डेट्स में भी ऐसे ही होगा। अगर मैं एक डेट छोड़ के एक डेट लिखता हूँ और उन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली एक डेट छोड़ के ऑल्टरनेट डेट्स को लिखता रहेगा। लेकिन संडे मंडे और जनवरी फरवरी, ये अगर मैं सिर्फ संडे को ही लिखता हूँ और इसको ड्रैग कर देता हूँ तो मंडे ट्यूसडे अपने आप आएगा। इसी तरीके से अगर मैं जनवरी लिखता हूँ उसको ड्रैग करता हूँ तो जनवरी फरवरी अपने आप आ जाता है। हालांकि सिर्फ जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, मीन्स मैंने बीच में ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, थर्सडे से स्टार्ट करना है, तो वो थर्सडे के बाद भी अपने आप सीरीज ले लेगा। थर्सडे के बाद वो अपने आप फ्राइडे ले लेगा, फ्राइडे के बाद ऑटोमेटिकली सैटरडे ले लेगा, संडे, फिर उसके बाद फिर दोबारा मंडे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता किस कारण से है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? क्या हम कोई अपनी भी ऐसी सीरीज ऐड कर सकते हैं इस टाइप की? तो वो आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट हम जाएंगे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस पे। हमारे पास एक्सेल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और एक्सेल ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में बिल्कुल लेफ्ट पेन पे हमारे पास कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है पॉपुलर। हम इस पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे है पॉपुलर वाले ऑप्शन पे है एडिट कस्टम लिस्ट्स। क्या नाम है? एडिट कस्टम लिस्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे एडिट कस्टम लिस्ट पे, तो हमारे सामने इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कस्टम लिस्ट ऑलरेडी एडिड है, जैसे संडे मंडे ऐड है इसमें, शॉर्ट में भी और फुल कंप्लीट भी। लेकिन आपने अपनी सीरीज ऐड करनी है तो आप डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है ना लिस्ट एंट्रीज यहाँ पे ये लिस्ट एंट्रीज, यहाँ पे प्रिंटर मोनीटर प्लॉटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी भी लिस्ट एंट्रीज ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लीज एंट्रीज लिखो, पहले एंट्री लिखी एंटर प्रेस करो, दूसरी एंट्री लिखी एंटर प्रेस करो, तीसरी एंट्री लिखो एंटर प्रेस करो। इस तरीके से आप जो भी एंट्रीज लिखनी है वो एंट्रीज आप लिख सकते हो। उसके बाद आप क्लिक करो ऐड के बटन पे, तो वो भी इसमें कस्टम लिस्ट में आपका ऐड हो जाएगा। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि मैं इनमें से कुछ भी लिख दूँ। मान लो मैंने अपनी एक्सेल शीट पे प्लॉटर लिखा है और उसके बाद फिल हैंडल से जब मैं उसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो वो सीरीज ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, कस्टम लिस्ट से उठा लेता है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या हम ये जो एंट्रीज है इसको एक्सेल शीट से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं? यस, हम वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना, ये लिखा हुआ है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। तो मैं अपने यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जब मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर होगा उस टाइम पे मैं एक्सेल शीट से पर्टिकुलर जो मेरी एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ की लिस्ट है, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही उसकी रेंज मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर रेंज आ रही है E52 से लेके E2 से लेके E8 तक एक रेंज आ गई। उसके बाद मैं इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो वो डायरेक्टली भी इंपोर्ट हो जाएगा एक्सेल शीट से डाटा। मतलब एक तरीका तो मैंने ये बताया कि हम वहाँ पे एंट्रीज को, एक तरीका तो मैंने यह बताया कि यहाँ पे मैं एंट्रीज को लिखूंगा और उसको ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा, वो ऐड हो जाएंगी। दूसरा तरीका मैंने बताया कि एक्सेल शीट से हम कस्टम लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे तब भी वो ऐड हो जाएगी। इससे फ़ायदा हमारा यही होगा कि जब मैं इनमें सीरीज में से किसी भी आइटम को लिखता हूँ और उसके बाद फिल हैंडल पकड़ के खुद ड्रैग करता हूँ तो बाकी की सीरीज वो मेरी खुद एक्सेल शीट पे कंप्लीट कर देगा। ये एक रिज़ल्ट देखते हैं फिल सीरीज का। जैसे कि मैंने आकाश गुप्ता लिया था, ये कस्टम लिस्ट में मैंने फिल किए हुए हैं और जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो कस्टम लिस्ट में मैंने लिस्ट डाली हुई थी वहाँ से वो उठा लेगा और ऑटोमेटिकली सीरीज को फिल कर देगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं फिल सीरीज का यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि कैसे हम रोज़ कॉलम्स या सेल्स शीट को इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जाएंगे होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब में ही ये जो रिबन है, रिबन के राइट साइड में यहाँ पे इंसर्ट डिलीट कमांड है, दोनों ही हैं।
इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेन्यू खुलता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है एक, जिसमें मेरे पास आता है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट सेल्स है नए सेल को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट शीट रो है कि दो रोज के बीच में मुझे एक नई रो इंसर्ट करनी हो, इंसर्ट शीट कॉलम ऐसे ही दो कॉलम्स के बीच में मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करनी हो, इंसर्ट शीट में एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट सेल्स में हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास रो और कॉलम तो फिक्स होते हैं शीट के अंदर, तो क्या कोई एक्स्ट्रा रो इसमें इंसर्ट हो जाएंगे या एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट हो जाएंगे? तो नहीं, ये सिर्फ हमारे कंटेंट्स को शिफ्ट करेंगे। अगर मैं इंसर्ट रो की बात कह रहा हूँ तो जहाँ भी मेरा सेल पॉइंटर होगा वहाँ से जो भी रो होगी वो नीचे की ओर शिफ्ट होती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो मेरे कॉलम्स राइट की साइड में इंसर्ट होते चले जाएंगे, सेल्स भी इसी तरीके से शिफ्ट होंगे। हालांकि मेरी जो शीट है उसके अंदर जो मैक्सिमम कॉलम रोज होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ब्लैंक रो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना सेल पॉइंटर कहाँ रखा हुआ है, मैंने भावना पे अपना सेल पॉइंटर रखा हुआ है यहाँ पे इस वाले रो पे, फोर्थ रो पे। ठीक है, तो पुट द सेल पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ब्लैंक रो। हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जो मेनू आया था उसमें मैंने इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो भावना वाली रो थी वो नीचे की ओर शिफ्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट कॉलम से जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कॉलम भी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। देखो जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर था उससे कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट हुआ और वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मुझे सेल्स का इंसर्ट करना है तो स्टूडेंट जब हम इंसर्ट रोज कॉलम्स करते हैं तब तो कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं आता, लेकिन जब मैं इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास ऑप्शन रहते हैं शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। एंटायर रो एंटायर कॉलम तो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले काम हमारे जैसे हमने अभी तक किया है, जैसे हमने पीछे अभी दोनों कमांड्स किए हैं वैसे ही सेम इसमें काम करेंगी। शिफ्ट सेल्स राइट और शिफ्ट सेल डाउन क्या है, ये पर्टिकुलर सेल के आगे राइट साइड में या उसके डाउन में कोई सेल है तो उसको शिफ्ट करने के लिए जस्ट जैसे कि मैंने अगर किसी सेल पे, जिस सेल पे भी मेरा सेल पॉइंटर है वहाँ पे रहते हुए मैं शिफ्ट सेल राइट अगर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उससे आगे वाले जितने भी सेल्स हैं वो एक एक सेल आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से डाउन में करता हूँ तो डाउन की ओर वो सारे सेल्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिकली इसको ज़रूर करके देखना है, ठीक है, तब भी आपको समझ में आएगा, मेरे यहाँ पे बताने से कोई कुछ नहीं होगा। फिर इसमें आता है ऑप्शन इंसर्ट शीट। स्टूडेंट थोड़ा सा एक मिनट, फिर इसमें ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट, ये भी हमारा इंसर्ट के अंदर ही है। इंसर्ट शीट बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं वर्कबुक में, मैंने आपको बताया भी था, बट वी कैन इंसर्ट मोर वर्कशीट्स बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट शीट। हम इंसर्ट शीट पे क्लिक करके और भी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें डिपेंड करता है। मान लो मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें 3 से ज़्यादा शीट्स हैं तो उतनी शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और तरीका भी है शीट को इंसर्ट करने का। एक तरीका तो मैंने ऊपर से बताया, लेकिन अगर हम किसी शीट टैब पे, जैसे ये शीट टैब्स हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, किसी भी शीट टैब पे राइट बटन क्लिक करते हो तब भी आपके पास इस टैब से पॉपअप मेन्यू खुलता है। ठीक है, इस पॉपअप मेन्यू में मेरे पास कमांड्स हैं इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब हम एक नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट का मतलब हम किसी शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे शीट मेरी इस टाइम पे एक शीट सेलेक्ट है तो उस शीट को डिलीट कर देगा। रीनेम, हम इस शीट का रीनेम भी कर सकते हैं। मान लो किसी शीट का नाम है शीट 3 लेकिन मैंने उसकी जगह उसका नाम करना है रिज़ल्ट, तो रीनेम कर सकते हैं हम शीट का। मूव और कॉपी शीट, हम शीट्स को मूव कर सकते हैं, मतलब मान लो शीट 3 को मुझे मूव करना है शीट 6 के बाद वो कर सकते हैं, या उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है वो हम कर सकते हैं मूव और कॉपी का यूज़ करके। ठीक है, व्यू कोड हमारे पास रिलेटेड है मैक्रो से, अगर हम मैक्रो में बनाते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उसके लिए कोडिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट,
शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। टैब कलर, शीट का टैब कलर चेंज करने के लिए, जैसे मान लो मुझे हर शीट टैब का अलग अलग कलर चाहिए तो मैं टैब कलर से उनके कलर चेंज कर सकता हूँ। हाइड, किसी पर्टिकुलर शीट को हाइड कर सकते हैं। अनहाइड शीट्स को अनहाइड किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल शीट्स, आपकी सारी शीट्स को एक साथ सेलेक्ट कर देगा। शीट टैब्स आपके सारे हाईलाइट हो जाएंगे, इसका मतलब हम सारी शीट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं किसी कॉलम या रो हेडर पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सी वाले कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम हेडर पे क्लिक किया। स्टूडेंट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं किसी कॉलम हेडर पे क्लिक करता हूँ तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सी कॉलम पे क्लिक किया तो वो पूरा कॉलम मेरा सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी रो हेडर पे क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सी पे क्लिक किया था तो मेरा देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैंने सी पे राइट बटन क्लिक किया तो एक मेरे पास इस तरीके से पॉपअप मेनू आ गया, और इसमें भी है कमांड इंसर्ट, मतलब हम यहाँ पे भी एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम सेलेक्ट किया तो ये इंसर्शन भी कॉलम के लिए ही होगा। और डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, इंसर्ट करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, रोज़ के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे हमने इंसर्ट के लिए किया था, इंसर्ट से ही अगली कमांड है मेरी डिलीट। स्टूडेंट्स ये सारा हम कर कहाँ रहे हैं, होम टैब में। होम टैब में ही रिबन में राइट साइड में डिलीट कमांड है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही कमांड्स हैं। डिलीट शीट रोज, हम रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। जिस रो पे भी हमारा सेल पॉइंटर होगा वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, चाहे उसमें कंटेंट्स बेशक हों। डिलीट शीट कॉलम्स, हम कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट सेल्स, डिलीट सेल्स में वही सेल्स इसमें शिफ्ट होंगे, जैसे उसमें था शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इसमें उल्टा हो जाएगा शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक है ना, तो ये वही बता रहे हैं। पुट द सेल पॉइंटर ऑन एनी सेल ऑफ द रो विच यू वांट टू डिलीट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन डिलीट टूल बटन, ए मेनू अपीयर्स, क्लिक ऑन डिलीट शीट रो। तो कहने का मतलब है हमारा सेल पॉइंटर उस सेल पे होना चाहिए जिस रो को हमने डिलीट करना है। इसी तरीके से कॉलम वाले केस में भी सेम है। और क्लिक ऑन डिलीट शीट पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी डिलीट हो जाएगी। डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसा इंसर्ट सेल्स में भी आया था वैसे डिलीट सेल्स में भी आ जाएगा। इसमें लास्ट के दो ऑप्शन है, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, वे उसी तरीके से काम करेंगे जैसे अभी हमने पीछे पढ़े हैं। लेकिन शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप सेल्स को शिफ्ट करने के लिए, मतलब आपका पर्टिकुलर सेल जहाँ पे जिस सेल पे भी आपका सेल पॉइंटर है वहाँ उसके कंटेंट्स तो डिलीट हो जाएंगे, और उसके राइट वाले कंटेंट्स लेफ़्ट में शिफ्ट करने के लिए या अप में शिफ्ट करने के लिए हम इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं कई बार, और जैसे मान लो मेरे सबसे ऊपर हेडिंग्स हैं, मैंने हेडिंग्स डाल रखे हैं, कोई रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ उसमें मेरे हेडिंग्स हैं रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, टोटल परसेंटेज जो भी है, और मैं नीचे डाटा एंट्री करता जा रहा हूँ। जब मेरी डाटा एंट्री बढ़ने लगेगी नीचे की और रोज़ बढ़ने लगेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं देखूँगा कि मेरे जो हेडिंग्स हैं ऊपर रोल नंबर, नेम, वो दिखने बंद हो गए, क्योंकि आप नीचे नीचे टाइप करते जा रहे हो तो ऊपर हेडिंग दिखने बंद हो जाएंगे ना। और फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा आप जो मार्क्स डाल रहे हो वो इंग्लिश के मार्क्स डाल रहे हो, मैथ के डाल रहे हो, हिंदी के डाल रहे हो। ये तो एक छोटी सी टेबल बताइए, अगर बड़ी टेबल होती, बहुत बड़ी एलोकेशन होती या बहुत बड़ी टेबल होती, उसमें मुझे ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं किस कॉलम में कौन सी एंट्री कर रहा हूँ या कौन सी रो में कर रहा हूँ। ठीक है, और आप चाहते हो कि जो रो या कॉलम हेडिंग्स हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स या रो हेडिंग्स हैं, वो हमेशा मुझे दिखाई देते रहे। कॉलम हेडिंग ABC या रो हेडिंग्स 1 2 3 नहीं, जो कॉलम हेडिंग्स मैंने डाल रखे हैं, जैसे मैंने डाल रखा है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम। इसी तरीके से मेरे लेफ़्ट साइड में रोल नंबर्स हैं, वो रोल नंबर भी मैं ऑलवेज विजिबल चाहता हूँ कि हमेशा रोल नंबर दिखते रहे। मैं राइट साइड में भी एंट्री करूँ तो रोल नंबर विजिबल हो। इसी तरीके से मैं नीचे एंट्री करूँ तो मेरे जो टॉप हेडिंग्स हैं वो दिखते रहें। तो उसके लिए ये कमांड्स हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो व्यू वाला जो रिबन हमारे सामने आता है उसमें हम जाएंगे फ्रीज पेन्स पे। फ्रीज पेन्स पे क्लिक करने पे 3 ऑप्शन है मेरे पास। फ्रीज टॉप रो, इसमें सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करेगा। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करेगा। क्योंकि फ्रीज पेन्स में हम अपने हिसाब से फ्रीजिंग कर सकते हैं।
हम अपने हिसाब से फ्रीजिंग कर सकते हैं। क्या करोगे, आप अपना सेल पॉइंटर ही इस तरीके से रखो कि उसके ऊपर वाला कॉलम आपका हमेशा विजिबल रहे और उसके जो ऊपर हेडिंग्स हैं वो आपके विजिबल रहे और उसके लेफ़्ट में जो रोज़ हैं वो आपके विजिबल रहे। तो जैसे मैंने फर्स्ट नेम के नीचे रखा है ये अपना सेल पॉइंटर रखा है और उस टाइम पे मैं फ्रीज पेन पे जब क्लिक करूँगा तो ये हेडिंग तो हमेशा विजिबल रहेंगे ही रहेंगे और रोल नंबर तक, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ये 2 कॉलम भी हमेशा विजिबल रहेंगे जब मैं राइट साइड में जाऊँगा। तो चाहे मैं राइट साइड में एंट्री कर रहा हूँ मतलब शीट के या मतलब नीचे डाटा एंट्री कर रहा हूँ तो हमेशा ये मतलब कॉलम्स और ये रोज़ मेरे विजिबल रहेंगे। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा, अगर मैं राइट साइड में एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन से रोल नंबर के लिए एंट्री कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर मैं नीचे एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे हेडिंग दिखते रहेंगे कि जो मैं एंट्री कर रहा हूँ किस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर एंट्री कर रहा हूँ। तो फ्रीज पेन्स का हमें ये फ़ायदा रहता है। दोबारा जब मुझे अनफ्रीज करना है तो हम दोबारा फ्रीज पेन्स में ही जाके जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अनफ्रीज ऑप्शन आ जाएगा। फ्रीज पेन्स की जगह अनफ्रीज पेन्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा हमें, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम दोबारा फ्रीज को अनफ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रिज़ल्ट देखो ये क्या कह रहा है। देखो इस टाइम पे हम 21वें रो पे आ चुके हैं, हम 29वें रो पे एंट्री, हम 30वें रो पे एंट्री कर रहे हैं लेकिन ऊपर आपको हेडिंग यहाँ भी विजिबल है। जबकि अगर फ्रीज पेन नहीं करते तो ये हमें विजिबल होने मुश्किल हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि हम एंट्री कौन से फील्ड के अंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्यू टैब के अंदर ही हमारे पास एक और कमांड आती है स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 4 सेक्शन में, जैसे ये कर रहा है 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो इसका यूज़ भी हम डाटा को कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। मान लो मतलब ये जो 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक सेक्शन से मैं किसी दूसरे सेक्शन में कोई एंट्री कर रहा हूँ तो वहाँ से देख के मैं टाइप कर सकता हूँ या एंट्री कर सकता हूँ। अगर मेरी शीट बहुत ही बड़ी है, ये वैसे फ्रीज पेन्स या स्प्लिट आपके तब काम आते हैं जब आपकी डाटा बहुत ज़्यादा हो, एक शीट में बहुत सारा डाटा हो, तो वो सारे डाटा को आप स्प्लिट करना चाहते हो या फ्रीजिंग करना चाहते हो तो आपकी ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं कमांड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉलम हेडर पे क्लिक करके हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे, इसी तरीके से रो हेडर पे क्लिक करके पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें रैंडमली कई कॉलम सेलेक्ट करने हों या रैंडमली बहुत सारे रो सेलेक्ट करने हों, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। हम करेंगे कंट्रोल की को प्रेस, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, उसको प्रेस करेंगे और उसे कंटिन्यू होल्ड ही रखेंगे, होल्ड डाउन ही रखेंगे। उसे होल्ड डाउन रखते हुए आप पर्टिकुलर कॉलम्स पे क्लिक करते रहोगे या पर्टिकुलर रोज पे क्लिक करते रहोगे रैंडमली। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सी कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है और उसके बाद मैंने ई कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, बाकी मैंने किसी कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो पहले मैंने सी को सिलेक्ट किया, सी पे क्लिक करके, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैंने ई पे क्लिक कर दिया। तो रैंडमली हम इस तरीके से कॉलम या रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे एक पावर मिलेगी, मैं और बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।